ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भाजपा के स्टार प्रचारक कहा पवन खेड़ा ने। अजमेर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई पर इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बने हुए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता खेड़ा आज अजमेर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के स्टार पर्यटक हैं। इस बार राजस्थान की जनता जागरूक और भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय प्रवक्ता खेड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा आम जनता के सामने आ चुका है। आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं पर बात न कर धर्म की राजनीति से देश को विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर जा रहा है। उन्होंने लाल डायरी पर तंज कसते हुए कहा कि देश फिलहाल तो लाल आंखें देखना चाहता है, आम जनता लाल सिलेंडर पर खून के आंसू रो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का महिला बिल भी जुमलेबाजी साबित होगा। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से आम जनता त्रस्त है। राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत कम होने के बावजूद केंद्र की भ्रष्ट मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर कर आम जनता को दोनों हाथों से लूटा है। केंद्र सरकार जीएसटी का हिस्सा राजस्थान सरकार को समय पर नहीं देकर सौतेला व्यवहार कर रही है। खेड़ा ने कहा कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं सुशासन से आम जनता को महंगाई से राहत मिली है। सरकार बनने पर 7 गारंटियों की घोषणा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और पिछले 30 साल का रिवाज तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने युवाओं, छात्रों, महिलाओं, किसान, मजदूर हर वर्ग के लिए काम किया है, इसलिए जनता हमें आशीर्वाद देगी। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर ने कहा कि अजमेर शहर में भाजपा के दोनों विधायकों ने अजमेर शहर को विकास की जगह विनाश की राह पर डाल दिया, जो कि शर्मनाक है। अजमेर जिले में सांसद, दोनों विधायक एवं नगर निगम का मेयर सहित पूरा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय भाजपा सरकार को जुमलेबाजी और थोथी घोषणा का लाभ जिले की जनता को कभी नहीं मिला। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर प्रवास के दौरान ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था, वह अपने वादे से मुकर गए। मध्य प्रदेश की भी तुलना कीजिए और राज्यों की भी कीजिए। मैं फिर से दोहराता हूं, जो केंद्रीय टैक्सेस हैं पेट्रोल और डीजल पर, उसको कम करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते मोदी जी? क्यों उम्मीद करते हैं कि राज्य कम करेंगे, जबकि आप राज्य को जीएसटी का उसका हिस्सा भी नहीं देते? और जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य हैं कच्चे तेल के, उसके हिसाब से तो आपको पेट्रोल आज 60-65 पे बिकना चाहिए, क्यों नहीं बिक रहा? इसका जवाब क्या गहलोत साहब देंगे, या इसका जवाब भी नेहरू जी आकर देंगे? इसका जवाब तो मोदी जी को ही देना पड़ेगा। खेड़ा साहब, देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके अंदर जो वैट है पेट्रोल डीजल पर बहुत कम है। मैं आपसे फिर पूछता हूं, मेरी बात पूरी हो जाए, बिजली की जो रेट है अन्य राज्यों से राजस्थान में बहुत ज्यादा है, जो आम लोग जो है परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, बिजली और इन सभी चीजों से महंगाई करने की आप आज तुलना कीजिए केंद्रीय उत्पाद कर, सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल और डीजल पर पिछले 10 साल में कितना बढ़ाया, और 26 लाख करोड़ जो केंद्र ने इससे कमाए वो कहां गए? सीधा सीधा राज्यों को आप जिम्मेदार ठहराएंगे, जबकि सबसे ज्यादा कर केंद्र सरकार लेती है पेट्रोल और डीजल पर। तो अब चुनाव के वक्त आकर आप गहलोत साहब को कहें कि साहब आपने क्यों नहीं कम किया, तो साहब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तो बहुत कम हो गए थे, आपने क्या किया? और वैट भी मध्य प्रदेश का भी चेक कर लीजिए, हरियाणा का भी चेक कर लीजिए। रही बात बिजली की, तो एक अडानी टैक्स है, वो सबको मालूम है। जो कोयला इंडोनेशिया से चलकर आता है वो यहां आते आते दुगना हो जाता है, और फिर बड़े साहब के दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, रिमोट कंट्रोल सरकार का उन्हीं के हाथ में है, तो अब उनके आगे क्या बोलूं मैं? फिर वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से एक ऐसा आदेश मिलता है उन्हें कि राज्य सरकारों को कहा जाता है बिजली की कीमत बढ़ाइए, इसीलिए इसका नाम अडानी टैक्स। ऐसा लाल डायरी चर्चा में है राजस्थान में, आपको इतने दिनों अमित शाह भी संवाद, लाल सिलेंडर भी चर्चा में है पूरे देश में। लाल डायरी का जवाब लाल सिलेंडर है। लाल डायरी खोल तो दें, निकलेगा ना, फिर संजीवनी भी आएगी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा, उसमें हिम्मत है तो खोले लाल डायरी और संजीवनी के विषय में बताएं लोगों को क्या लिखा है।
हिम्मत है तो बताएं कि क्या खरीद फरोख्त हो रही थी उस वक्त, बताइए। और लाल सिलेंडर जरूर साथ में रखिए जब लाल डायरी खोले तो। सर, पिछले चुनाव में जो डिफरेंस ऑफ जीत का जो फर्क था, कांग्रेस और बीजेपी के जो वोट्स थे, एक वोट 78% पड़े, और जीत का जो डिफरेंस था वो मात्र 1% था, जिसमें 13 सीटें ऐसी थी जिसपे 1% का डिफरेंस था, 23 सीटें ऐसी थी जिसपे लगभग 2% का, 10-15 सीटें थी जिसपे 3% का था। उस हाल में भी बगावत हुई थी और सरकार बनी। सरकार बनने के बाद 3 साल पिछले सरकार के कैसे निकले हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकायदा रस्साकशी, खींचतान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चलती रही। आज भी बगावत पहले से कहीं ज़्यादा है। अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो मैदान में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है पूरे राजस्थान भर में, पहले से ज़्यादा संख्या में है। ऐसे में क्या आगे स्टेबल सरकार दे पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए, खींचतान एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, हर पार्टी में होती है, होनी भी चाहिए, तभी बात आगे बनती है, तभी दबाव रहता है सरकारों पर, उसमें कोई गलत बात नहीं। रही बात कितने लोग इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं, उस पर भी बात चल रही है, कईयों से बैठ भी जाएंगे, और रोष होता है, दुख होता है, इतना बड़ा परिवार है। सर, आखिरी दिन तक कोई जो मैं समझ गया, जो पार्टी हार रही है उसमें जाकर देखिए खींचतान कितनी। हम तो जीत रहे हैं तो हमारे यहाँ तो होगी। सर, बीजेपी का आरोप रहता है कि कांग्रेस, देखा होगा आरएसएस ने किस तरह से 600 लोग भेजे, क्यों केदारनाथ, क्योंकि राहुल गांधी का के लिए हाय हाय करनी थी। भगवान के मंदिर में कोई भक्त बनकर जा रहा हो, उसमें आप खलल डालें, यज्ञ में जो खलल डालता है उसको क्या कहा जाता है वो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, आप खुद समझते हैं। लेकिन सनातन विरोधी आपको कौन सनातन विरोधी? किसी भी धर्म का विरोध कोई क्यों कर सकता है? क्यों करेंगे? धर्म हो, मजहब हो, किसी का फेथ हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें क्या है? राजनीति उसमें कहां से आ गई? और राजनीति में इस तरह से विवाद पैदा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? किसको पड़ती है? उसको पड़ती है जिसके पास और कुछ बताने को नहीं है, जिसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि पेट्रोल डीजल इतने महंगे क्यों है, जिसके पास इस बात का जवाब नहीं कि अदानी टैक्स क्यों देना पड़ रहा है, जिसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि सिलेंडर पर 1100 रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं। इसलिए वो धर्म के पीछे छिपता है, इसलिए वो विवाद पैदा करता है, इसलिए आपस में हमें एक दूसरे से लड़ाता है। अब प्रदेश के अंदर बात करें, कुछ जिलों के अंदर संगठन ही नहीं है। अजमेर की बात करें तो करीब 400 बूथ है, कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे? तो संगठन नहीं है। आजादी के आंदोलन में भी हमारे पास संगठन नहीं था, हमारी ताकत लोग थे। और जब भी हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो समाज से जुड़े हुए होते हैं, समाज खुद संगठन बन के हमारे साथ खड़ा रहता है। आज से नहीं है, पिछले 150 साल का इतिहास है हमारी पार्टी का। और जो संगठन वाली पार्टियां हैं वो 1925 से संघर्ष कर रही हैं कि कहीं किसी तरह से सत्ता मिल जाए। आजादी के आंदोलन के बाद जब आजादी मिली, 1952 में पहला चुनाव हुआ, संगठन वाली पार्टियों को 2% वोट मिला और समाज को जो अपनी ताकत मानते हैं वो सत्ता में आई। संगठन चल रहा था, निवर्तमान अध्यक्ष संगठन। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लगातार बीजेपी ने उस यात्रा को कोसा। अब 5 राज्यों में एक साथ एक्साइज होती है, कम करते बीजेपी। आप जीएसटी पे जो राज्य का हिस्सा है वो देने में कंजूसी करते हैं, समय बिताते हैं, देते नहीं है, वो हमारा हक है। संविधान के प्रति आप अगर थोड़े से भी आपकी निष्ठा है तो जीएसटी का जो राज्य का हिस्सा है वो आपको तुरंत देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, संवैधानिक व्यवस्था है। आप चाहते हैं राज्य अपना हक देते चले जाएं और आप राज्य का हक मारते चले जाएं, तो कैसे आएगी चिरंजीवी योजना? कैसे ये सारे राहत के कार्य होंगे? तो ये इसकी टोपी उसके सर वाली जो बीमारी केंद्र सरकार को हो गई, ये अच्छी बीमारी नहीं है, उससे भुगतता आम आदमी। किसी ने आपको रोका तो नहीं। आप अब तक 26 लाख करोड़ पिछले 10 साल में केंद्रीय टैक्सेस से पेट्रोल और डीजल पर कमा चुके हैं। क्यों? वो राहत आपने उपभोक्ता को क्यों नहीं दी? मनमोहन सिंह जी के वक्त अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या थे पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल के, और आज क्या है? तब 70-71 रुपए होता था तो आप लोग सड़क पर आ जाते थे। आज 100 रुपए हो गया है, तब आप बहानेबाजी कर रहे हैं।
आज केंद्र सरकार के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा बहाना नहीं रह गया जिसके पीछे वो छिप सके कि सिलेंडर की कीमतें इतनी ज्यादा क्यों हैं, डॉलर के आगे रुपया क्यों नतमस्तक है, पेट्रोल और डीजल पे आप उपभोक्ता को राहत क्यों नहीं दे पा रहे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मनमोहन सिंह जी के वक्त से अगर आप तुलना करें तो कहीं ज्यादा कम हुए। सर, एक महिला आरक्षण को लेकर भी पेट्रोल डीजल की अब कर देना शुरू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट सर। मेरे साथ प्रियदर्शी भटनागर जी, राजकुमार जी, विजय जैन जी, द्रौपदी कोहली जी, महेंद्र सिंह जी, सुनील जी सब बैठे हैं, मौजूद हैं। और एक लोकतंत्र के एक ऐसे त्योहार से पहले मैं आपसे मुखातिब हूँ। त्योहार तो अभी बहुत आ ही रहे हैं, लेकिन जो राजनीति में लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा त्योहार चुनाव होता है। और जैसे दीपावली पर हम लोग अपना नई खाता खोलते हैं, चुनाव से पहले भी पॉलिटिकल पार्टी को खास तौर पर जब सरकार में अपना बही खाता जरूर खोलना चाहिए और उसी आधार पर वोट मांगने की हिम्मत दिखानी चाहिए। वो हिम्मत हम दिखा पा रहे हैं। क्यों दिखा पा रहे हैं, मैं उसका बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि जो मुसीबत में साथ दे, उस वक्त साथ खड़ा हो, वो असली साथी, असली दोस्त माना जाता है। कोविड नाम की एक मुसीबत आई, पूरे विश्व पर आई। ऐसे में अगर कोई राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रही, ना केवल उस वक्त इलाज के लिए, लेकिन जो अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई उसको संभालने के लिए, राहत देने में जिसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। भैया 1 मिनट शांत हो जाइए। आइए, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, ये प्रेस वालों के लिए। बैठ जाइए, शांति से बैठिए। कार्यकर्ताओं से फिर बाद में यात्रा तो है नहीं। वो यात्रा भारत के दिल को जोड़ने की यात्रा है, जिस पर लगातार हमले पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसमें खलल डालने की, व्यवधान डालने की कोशिश की। मैं आपको बता ही रहा हूं, आप मुझसे ज्यादा समझते हैं। हमारे धर्म में तो बड़ा खास तौर पे लिखा हुआ है, यज्ञ में व्यवधान डालने वाले राक्षस होते हैं। सर, मोदी जी और अमित शाह जी लगातार